नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और हम बात करेंगे सुमित पीर जी से, क्योंकि मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत है सुमित जी। संजय सर नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए बहुत आभार। मोदी जी यूएस पहुंच चुके हैं। उन्होंने बहुत जी सारे सीईओ से, नोबेल प्राइज विनर से, हमारे जो डायस्पोरा है उसके कुछ प्रमुख व्यक्तियों से उन्होंने चर्चा भी कर ली है। और उसको देख देख के बहुत सारे भारतीयों को एक गौरव की अनुभूति हो रही है। लेकिन बहुत जी। सारे ऐसे भी जो हैं जो जले मरे कुढ़े कटे जा रहे हैं। लेकिन कि भाई एक वो पुराना वो वाला कौन सा वो किशोर कुमार का गाना है कि किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें, कटा करें, मरा करें। तो अब जी। तो संजय सर नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले देखिए, हमें जो ये प्रधानमंत्री जी का विजिट हो रहा है यूएस, इसमें बहुत सारे एंगल है, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा संक्षेप में इस पे जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। पहली बात ये है, ये जो लोगों से मोदी जी मिले हैं, मिल रहे हैं, ये सब बहुत बड़े व्यक्ति है, इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति है, इंटरनेशनल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया आएंगे तो लोगों को तकलीफ तो होगी ना, कुछ लोगों को यहाँ भी, अपने दाएं भी बाएं भी, कुछ लोगों को यहाँ भी तकलीफ होगी। कह रहे भैया ये पैसा भारत क्यों आ रहा है? पहली बात तो वो है सर। एजेंडा में 5 चीजें हैं उनके। पहला पहला बात है उनका डिफेंस, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सप्लाई चेन्स और इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई जिसे कहते हैं। ये 5 एजेंडा है मोदी जी के यूएस दौरे के। उसके अलावा बात होगी यूएस और इंडिया के एफटीए को लेके, हमें यूएन में वीटो को, यूएनएससी में हमें वीटो को लेके, और जो G20 में अफ्रीकन यूनियन है उसकी परमानेंट मेंबरशिप को लेके, क्लाइमेट को लेके। तो ये सारी चीजों का एजेंडा उनके पास है। पहले अगर बात करें डिफेंस की, डिफेंस में बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है, बहुत बड़े बदलाव आने वाले डिफेंस कॉर्पोरेशन में, जो अभी तक नहीं थे संजय सर। पहली बात क्या था कि हम अमेरिका को पैसे देते थे, हथियार देते थे। अब जब डिफेंस कॉर्पोरेशन होगी तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हमने रशियंस के साथ मिलके ब्रह्मोस बनाया, डिफेंस प्लेटफॉर्म डेवलप किया, वो हम ही यूज नहीं कर रहे, अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी रख रहे हैं। और बेस्ट श्रेणी का बेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका कोई काट नहीं है। चाइना के पास भी उसका काट नहीं है। हम तीसरी ऐसी कंट्री है जिसका डायरेक्ट एक्सेस पेंटागन को है। अगर हमें पेंटागन से बात करनी तो हमें यूएस व्हाइट हाउस के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब डिफेंस कॉर्पोरेशन होगी तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर होगा। पहली बात, जॉइंट डिफेंस और मिसाइल सिस्टम, शिप सिस्टम, सबमरीन सिस्टम, जो भी हम कहें वो डेवलप होंगे। तीसरी जो विशेषकर बात है संजय सर, जो हमें जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी जी दे रहा है, वो जेट इंजन HAL बनाएगा बेंगलोर में। जो हमारे पास इंजन नहीं था जेट का, वो क्षमता हमारे पास आ जाएगी। तो जिससे तेजस की बात करें, 125 का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने दे रखा है। तेजस मार्क 2 की बात करें, एमका की बात करें, और जो 5th जनरेशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बात करें, उसमें बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। माइनस इंजन सब टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और अब की बार जो भी बातें हो रही है, पैसे लेने देने की नहीं है, केवल डिफेंस में है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इंडिया में बनेगा, ज्वाइंटली डेवलप होगा। अब जितना हमारी डिफेंस की क्षमता बढ़ेगी संजय सर, जिनको कट और कमीशन मिलता था उनको तकलीफ तो होगी, उनके घर में चूल्हे पे रोटी नहीं सिकेगी तो उनको तकलीफ तो होगी, उनका स्विट्जरलैंड का बंगला बिक जाएगा, बर्मिंघम का फार्म हाउस बिक जाएगा, उनको तकलीफ तो होगी। और पता नहीं किस किस का स्विट्जरलैंड का अकाउंट, सिंगापुर का अकाउंट, मॉरिशस का अकाउंट, पनामा आइलैंड का अकाउंट, किस किस के कच्चे चिट्ठे बाहर आ रहे, उनको ये तकलीफ हो रही है। ये मोदी जी क्यों कर रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन? हम तो अच्छा था ना, ततरा के ट्रक्स हम चेकोसलवा कैसे लेते थे, जबकि टाटा उससे हजारों नई अच्छी ट्रकें बना। खुद सोचिए, भारत जैसा मुल्क चेकोस्लोवाकिया से मिलिट्री की ट्रक लेता था। अब इससे बड़ा मजाक हो सकता है? हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं लिया, आज हम क्या क्या नहीं बना रहे। 30 साल तक हमने बंदूक नहीं ली। किसको कमीशन मिलता था, कहाँ मिलता था? जीजा जी, मामा जी, जमाई जी,
इतने हैं, इतना बड़ा कबाल है, उनको तकलीफ हो रही है। दूसरी बात हम करें एजुकेशन की, संजय सर सारी यूनिवर्सिटियों को भारत में लाने की पहल हो रही है, भारत को एजुकेशन हब बनाने की पहल हो रही है, जिसमें केवल भारतीय स्टूडेंट्स ही को नहीं, जबकि विश्व भर में अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, मिडिल ईस्ट के, साउथ एशिया के जो स्टूडेंट आके उन्हीं अमेरिकन कंपनियों से यहाँ एक रिजनेबल दरों पे वही डिग्री, वही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हर कोई 1 लाख 2 लाख डॉलर खर्च करके विदेश तो नहीं जा सकता। अगर वही एजुकेशन भारत में उसे 1/5 1/10 कीमत में मिले तो इंडिया को एजुकेशन हब बनाया जाएगा। अमेरिकन आएंगे तो आपके कैनेडियन भी आएंगे, आपके ऑस्ट्रेलियन भी आएंगे, दुनिया का हर छोटा बड़ा भारत में आएगा। तो इससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही, भैया IIT बढ़ रहे हैं, IIM बढ़ रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ आ रही है तो हमारा धंधा खराब होगा, कुछ लोगों को ये तकलीफ हो रही है। तीसरी बात आपकी सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी को लेके अभी भारत हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में लीडर है, जो इलेक्ट्रोड्स डलते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलिसिस में, उसमें भारत लीडर है। सोलर एनर्जी में भारत लीडर है, सन सोलर देशों का अलायंस हमने बनाया। और सर 2030 में जो हमारी डिपेंडेंस चाइना पे थी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स और उनके कुछ कंपोनेंट्स पे, हमारी कोई डिपेंडेंस नहीं रहेगी 2030 के तक। उसके लिए जो भी जॉइंट वेंचर करना है, जो भी टेक्नोलॉजी करनी है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन हम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो बहुत बड़ा विषय है, चाइना से आप सप्लाई चेन हटाइए, भारत लाइए, क्योंकि एज ऑन डेट US के बाद सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हमारे पास, दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का रेल नेटवर्क हमारे पास, ऑपरेशन गति शक्ति हम चला रहे हैं, भारत माला सागरमाला में पोर्ट्स हम बना रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी $770 बिलियन पहुंच चुका है। इस साल या अगले साल तक 1 ट्रिलियन के क्लब में पहुंच जाएंगे, जहां केवल 4 कंट्रियां हैं। तो ये जो चाइना से माल हट रहा है, जो चाइना से डिपेंडेंस हट रही है, वो यहाँ आ रही है। और यहाँ क्या हुआ US में, कल परसों एक सेनेटर का मैं इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने कहा भाई जो बाइडेन साहब तो कह रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी पे जाना है, पर जो उसमें लिथियम लग रहा है, जो उसमें मिनरल्स लग रहे हैं, वो सब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो। आप सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं भाई, ये चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये अमेरिका में भी इसको लेके काफी रोष है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप चाइना को क्यों खड़ा कर रहे हैं। जब आप कहते हैं चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है एज पर नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप तो कहते हैं चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है, तो आप चाइना से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आप $660 बिलियन हर साल 700 बिलियन चाइना को दे रहे हैं एज ट्रेड डेफिसिट, जो चाइना आपके खिलाफ यूज कर रहा है। यार या तो दोस्त है या दुश्मन है, तो दुश्मन भी कहते हो और पैसे भी देते हो, भैया ये कौन सी राजनीति है। तो जो बाइडेन पे भी बहुत प्रेशर है, भारत के साथ बात करो, भारत के साथ दोस्ती करो। भारत का स्ट्रेटजी क्लियर है सर, हम धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंस हटा रहे हैं, आप भी हटाइए। अब ये जो व्यापार यहाँ आएगा, जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत सक्सेस स्टोरी बनेगी, तो कुछ लोगों की कहीं जलेगा, कहीं कुछ जलेगा, मैं ये नहीं बोलना चाहता। आजकल तो वैसे भी तेरी जलेगी जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। कुछ लोगों का कहीं कुछ जलेगा। और जिन्होंने तेरी जलेगी किया था उनकी जला दी लोगों ने, बताइए, ये भी तो गड़बड़ मामला है। ये भारतीय जो है वो तो पैक हो गए, पिक्चर तो क्रैश हो गई। अब जिन्होंने ये कहा था जो मेक इन इंडिया है, ये शेर के अंदर कुछ कुछ घूम रहा है, बड़ा मजाक बनाया था, आज उनका क्या हाल होगा। वो बेचारों को कहाँ कहाँ बर्नॉल की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ कहाँ फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी, खैर वो अलग बात है, वो कभी फिर उस पर जाएगी। वो बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अलग बात नहीं है, वो तो मेन बात है। अब आप देखिए कल एलन मस्क ने जो कहा कि आई एम ए फैन ऑफ मोदी। अब इसके बाद आप ये बताइए कि इतने लोग जो हैं जो चिल्ला रहे थे, वो एक हमारी एक देवी जी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से एक बार चुनाव लड़ी थी, तो उनके 6% वोट आए थे। तो वो जो 6% वाली हैं, आगे से हम उनको 6% वाली कहेंगे, तो वो जो 6% वाली हैं, वो क्या अब ट्विटर छोड़ देंगी? आपको क्या लगता है कि अब तो एलन मस्क ने कह दिया आई एम ए फैन ऑफ मोदी और आई विल कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। ये सारी बातें जब एलन मस्क ने कह दी, जो दुनिया के टॉप 2 रिचेस्ट लोगों में से है, तो अब ये अडानी को छोड़कर क्या एलन मस्क की जांच करवाएंगे? क्या लगता है आपको? संजय सर, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब ये मस्के की जांच कराएंगे, कह रहे ये मस्का क्यों लगा रहा मोदी जी को, इसकी जांच करानी है। ये कौन सा जादू कर दिया मोदी जी ने, कौन सी जादू की झपकी दे दी, मस्क बदल गया। अब जो हमारा पहले चल रहा था, तो मैं उसको बस 1 मिनट में संक्षेप में खत्म कर दूं।
तो अब इसके बाद जो लास्ट चीज है वो है इन्वेस्ट इन इंडिया, जो सीईओ से मिल रहे हैं। अब जो वॉटन के अभी डीन है, एक सरदार जी है हमारे, उनसे मिल रहे हैं। सब यूनिवर्सिटियों के ऑलमोस्ट डीन सर इंडियन ऑरिजिन के, बड़ी यूनिवर्सिटियों के 50% स्टेट जो स्टूडेंट्स हैं चाइनीज या इंडियन है, 50% ही वोकेशन है। हमारा डायस्पोरा 1% नहीं है, पर 6 से 8% टैक्स देता है। हमारे हाउस होल्ड की इनकम $90,000 है, जब अमेरिका की इनकम $50,000 है एवरेज। हमारे यहाँ जो डिग्री है 60% लोग करते हैं, अमेरिकन एवरेज है 28 से 32% का बीच में। अभी जो इंडियन डायस्पोरा इतना सक्षम हो रहा, सक्सेसफुल हो रहा, 45 लाख हमारे लोग हैं, जिसमें से 99% तो खैर सनातनी है, ये तो आप जानते ही है, क्योंकि काम तो वही करते हैं ना, बाकी लोग तो क्या काम करेंगे। अब ये जो सनातनी बाकी डायस्पोरा, बाकी लोग वहाँ जेल भरते हैं। हाँ बाकी लोगों को तो, अब मैं वो उसी जो दिन हमारे बगल वाले हैं ना, उनका काम जेल भरना है। हाँ उनको वो जेल में फ्री खाना मिलता है ना सर, फ्री खाना, फ्री रहना, क्या नाना धोना भी फ्री है, क्या जेल में रख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और गजवा हिंद के ख्वाब वहीं से दूर देखेंगे, ख्वाबों में तो टैक्स नहीं लगता ना कहीं पे। अब सर ये जो हमारे डायस्पोरा की सक्सेस है, हमारे लोग पब्लिक में भी आ रहे हैं, जैसे भूतीजा है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, इससे भी बहुत से लोग की जल रही है। अब जब राहुल गांधी जी गए थे, इन्हें इन 45 लाख लोगों में से कोई नहीं मिला। ये आईएएमसी वालों के सौजन्य से चल रहे थे, आईएमसी वाले इनका प्रचार प्रसार कर रहे थे, आरएसवीपी भी वही थी, इनकी बसें भी मस्जिदों से निकल रही थी, जब राष्ट्रगान हो रहा था तब माइक टेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी जी। उसमें तो हम बात कर चुके हैं, बट आज देखिए कितना फर्क है। आज जो 5वां पॉइंट मेरा था सर, सारे सीईओ मिल रहे हैं, सारे डीन मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। अब इन सीईओ में सबसे इंपॉर्टेंट है इलॉन मस्क। आपको याद होगा करीब 2 साल पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, कह रहे ये मोदी जी मुझे भारत में धंधा करने नहीं दे रहे, और जो हमारे अपोजिशन वाले थे ये सब कूद गए, भैया तुम यहाँ धंधा करो। ममता दीदी कह रही तुम यहाँ बिजनेस करो। ममता दीदी आपने तो टाटा का नैनो का डब्बा गोल करवा दिया, टाटा का एक ही प्रोडक्ट नहीं चल पाया, नैनो कट सी यू। आपने शिंगूर में क्या किया सबको पता है, ये पंजाब वाले कह रहे थे आप यहाँ बिजनेस करो, ये सारे कह रहे थे। मैंने इनको कहा भैया तुम अलग कंट्री हो। अब तब इलॉन मस्क क्या कह रहा सर, गरूर देखिए इस बंदे का, कहता है कि इंडिया नीड्स टेस्ला, भारत को टेस्ला की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारे यहाँ ईवी नहीं बनेगी, नहीं चलेगी। हाउ कैन यू हैव ईवीज विदाउट टेस्ला। और इसकी कंडीशन क्या थी, ये हमारे दर्शकों का ज्यादा जरूरी है। ये कह रहा था मैं चाइना में गाड़ी बनाऊंगा और 100% गाड़ी इंडिया में लाऊंगा, तुम मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो। हमने कहा तू क्या ससुराल आया क्या भैया, तुम जमाई बाबू हो क्या? जमाई बाबू तो है एक ही है, दो दो थोड़ी ना है, एक ही जमाई बाबू बहुत है, उनको ही संभाले नहीं संभाल रहे, आप क्या हो? हमने कहा भैया अगर आपको गाड़ी बनानी है आप इंडिया में बनाइए ना। सर इसकी मंशा थी कि ये गाड़ी बनाता, जब इंडिया में इसका मार्केट कैप्चर होता, 10-20% प्राइस गिराता, इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर साफ करता, 7% जीडीपी कंट्रोल करता हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑटोमोबाइल। उसको ध्वस्त करने की स्कीम थी। क्यों थी? इसका कारखाना था चाइना में, पहले इसकी 33% से सेल चाइना से आती थी, धीरे धीरे इसकी सेल आ गई 70% चाइना से। जैसे 70% सेल आई, चाइना ने इसकी लगाम खींची, बोलता भैया ऐसा है तुम्हारी गाड़ियों में दिक्कत है, हम तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। तब चाइना के कहने पे इसने ये सारे ट्विटर पे ये गेम शुरू कर दिया और बोल दिया मैं इंडिया में आना चाहता हूँ, मोदी जी मुझे आना नहीं देना चाहते, और अपोजिशन वाले सारे कूद के हमारे यहाँ। मैंने कहा ये वेस्ट बंगाल अलग कंट्री है क्या, ये पंजाब अलग कंट्री है क्या? भाई ये एक्साइज वेक्साइज तो ये तो सबके सेम होता है ना, ये आपको किसने ज्ञान दे दिया अलग कंट्री? मेरे हिसाब से तो नहीं हो, अगर कल परसों में हो गया मुझे नहीं पता। तो मतलब चलिए वो खैर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं उसमें नहीं जाते यार। वो भी ख्वाब है उनके, वो भी ख्वाब है उनके। हाँ तो ये संजय सर जब ये बात हुई तो हमारे इस पे टीवी पे भी डिबेट हुआ था, तो मैंने इस पे पूरी हिस्ट्री निकाली थी, मैंने आर्टिकल भी एक लिखा था, पीएमओ को टैग किया था। तब 15 दिन बाद माननीय निर्मला जी ने बोला भैया अगर आपको है प्रोडक्शन करनी इंडिया में बनाना पड़ेगा, पहले 1 बिलियन स्पेयर लेना पड़ेगा। इलॉन मस्क भैया तब बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं आता यहाँ पे, मैं तो बीजिंग में ठीक हूँ। अब बीजिंग में इसकी क्या प्रोडक्शन हो गई बंद, बीजिंग में लग गया कोविड लॉकडाउन, सेल्स हो गई कम और 70% सेल आ रही चाइना से। चाइना ने लगाम खींच दी, अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब इलॉन भैया क्या करती है, चले गए साहब जर्मनी। जर्मनी में इसने प्लाट लगाया 1 गीगाबिट का बड़ा प्लाट। इसने सोचा चाइना से डिपेंडेंस हटा के जर्मनी जाऊंगा, पर जर्मनी में रशियन गैस हो गई बंद। रशियन गैस बंद हो गई तो वहां प्रोडक्शन हो नहीं रही, वहां प्रोडक्शन हो नहीं रही तो वहां से नहीं हो रही। अब फिर ये चाइना के चक्कर में फंस गया। अब यहाँ देखिए महादेव की ऐसी कृपा हुई सर, हमारे यहाँ मिल गया लिथियम। पहले जेएनके में मिला,
फिर हमारे राजस्थान में कहाँ मिला, राजस्थान में मिला शायद। तो फिर जब हमारे लिथियम नागौर मिल में, गया, राजस्थान में नागौर में मिला है जी। नागौर इतना बड़ा लिथियम का जखीरा मिल गया, हम नंबर 1 आ गए। तब मैंने शायद जयपुर डायलॉग्स पे भी बोला था, अब आप बहुत जल्दी देखेंगे इलॉन भैया इंडिया आएंगे और बोलेंगे मैं यहाँ कारखाना लगाऊंगा। पर हमारे टाटा, महिंद्रा और जो बाकी मैन्युफैक्चरर, उन्होंने ऑलरेडी ईवीआई निकाल दी, हमारी ईवीआई बन रही है, चल रही है। जब दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा हमारे पास है, और आपको ये बता दूं, इलॉन मस्क अपनी बैटरी खुद बनाता है, ये बैटरी कहीं से नहीं खरीदता। बैटरी बनाने के लिए चाहिए लिथियम, लिथियम का सबसे बड़ा जखीरा हमारे पास। और एक और कंपनी आपको बताऊंगा संजय सर जो इंडिया आएगी, वो है पैनासोनिक, क्योंकि लिथियम की रिफाइनिंग में पैनासोनिक के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है दुनिया में। अगर इलॉन मस्क बैटरी नहीं बनाएगा तो गाड़ी किसको बेचेगा? अगर बैटरी बनाने के लिए इसको लिथियम चाहिए, लिथियम सबसे बड़ा जखीरा यहाँ, सबसे बड़ा ईवीज का मार्केट यहाँ, ठीक है। अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का फैन हूं। पहले मोदी जी को धमकियां दे रहा था 2 साल पहले, मैंने वो आर्टिकल भी लिखा है, मैंने उसका सीसीपीज न्यू एज पॉलिटिकल पॉल्स, लोग अगर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो वो मैंने आर्टिकल लिखा कि पूरा समझा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेल्स कैसे गिरी, ये चाइना के इशारों पे क्यों कर रहा है। तो आज इससे एक और चीज पता लगती है, मैंने ये छोटी सी स्टोरी इसलिए सुनाई क्योंकि जो चाइना का शिकंजा इलॉन मस्क पे था, जो चाइना के इशारों पे काम कर रहा था, इलॉन मस्क के यहाँ आने का मतलब है सर शाय और माँ शी जिनपिंग की, शाय और माँ चाइना की। मैं हमेशा कहता था इलॉन मस्क नीड्स इंडिया, इंडिया डजंट नीड इलॉन मस्क। हम तुम्हारे बगैर भी चलेंगे इलॉन भैया, तुम्हें हमारी जरूरत है। आज वो क्या कह रहा है, आई एम फैन ऑफ मोदी, और जी मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूंगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगले साल आऊंगा भी। देखिए अब खुद आएंगे, कहते ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले तुम कहते थे मैं बीजिंग में कारखाना लगाऊं या बैंगलोर में लगाऊं, चाइना मुझे ये दे रहा, चाइना मुझे वो दे रहा, चाइना इतना बड़ा मार्केट है। भैया चाइना इतना बड़ा मार्केट है, उस दिन तो तू ट्विटर पे लड़ाई कर रहा था मोदी जी मुझे आने नहीं दे रहे, आज मोदी जी को अष्टांग प्रणाम कर रहा है। अब अष्टांग प्रणाम तो और भी बहुत से लोग करते हैं, वो भूल जाते हैं। आज हंस हंस के बात कर रहा। सर देखिए मोदी जी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगाए। अब प्लांट भी यहाँ आएगा, लिथियम भी यहाँ, मार्केट भी यहाँ, और आएगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वांसफर की तो कुछ बातें होंगी। ये तो हमारा बेसिक रूल है। और गए वो दिन, चाइना में गाड़ी बनाऊंगा मैं, ले ड्यूटी हटाओ इंडिया में बेचूंगा। भैया ऐसे नहीं होता, तुमसे ना होगा, और हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हारी हमारे, तुम्हें हमारी आवश्यकता है। और आज वो बात सिद्ध होगी। अब इतना बड़ा चेंज हो गया तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग रही होगी, यार बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा, 50-100 बिलियन डॉलर ये आदमी लगा सकता है। तो अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा फिर लोगों को तकलीफ होगी। और यहाँ एक और पॉइंट मैं बताऊं सर, जो हमारे दर्शकों ने शायद नोट नहीं किया होगा, मोदी जी के जाने के 4 दिन पहले, ठीक 4 दिन पहले, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है अमेरिका में, जो हमारे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पता नहीं क्यों कवर नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया। चलिए उनका कुछ होगा कारण, हमारा काम है उसको कवर करना जो ये लोग नहीं देखते। सर अमेरिका में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने मिलके 451 लोगों ने एक वोटिंग की, जिस वोटिंग में एक रेजोल्यूशन पारित किया गया जिसमें यह बताया गया ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री है। अब सवाल ये आता है डेवलपिंग और डेवलप्ड से फर्क क्या पड़ेगा, हमें क्या इसका फायदा, भारत को क्या इसका फायदा। तो अब मैं उस पर आता हूँ। जैसे इनको डेवलप्ड कंट्री घोषित किया गया तो बीजिंग में तो आग लग गई, इनका फॉरेन मिनिस्टर तो पगला रहा था। वो जैसे वो माधुरी दीक्षित जा रहे थे, मेरा पिया घर आया और राम जी और गोल गोल घूम रही थी, वैसे वो गोल 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 घूम जा रहा था। तो मैंने कहा यार ये समझना पड़ेगा इसको तकलीफ का। अब जब मैंने इसका अध्ययन किया संजय सर, जैसे ये चीज डिक्लेयर की गई, अब देखिए यहाँ रेलेवेंस क्या है। चाइना जो सस्ते कीमतों पे, सस्ते ब्याज दरों पे अमेरिका और यूरोप से पैसा उठाता था और उसको आगे 8% पे पाकिस्तान और अफ्रीकन देशों को देता था, वो धंधा बंद। सस्ते ब्याज दरों पे लॉन्ग टर्म लोन मिलना चाइना को बंद, बिकॉज यू आर अ डेवलप्ड कंट्री, पहली बात। और जो चाइना का जितना भी माल यूरोप में जाएगा, अमेरिका जाएगा और नेटो देशों में जाएगा या वेस्टर्न देशों में जाएगा, उस पर टैरिफ हाई अमाउंट के लगेंगे। हाई टैरिफ लगने का मतलब है चाइना की जो कंपिटिटिवनेस थी वो घट गई, उसमें सेंध लग गई। चाइना इज नो लॉन्गर कंपिटिटिव बनेगा तो और पैसे डालने पड़ेंगे, इसलिए बीजिंग को मिर्ची लग रही है। अगर आपको कोई डेवलप्ड कंट्री घोषित कर रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए, तो मिर्ची क्यों लग रही है। अब आप देखिए यार जियोपॉलिटिकल गेम के, अब चाइना हट गया, चाइना गेम से हट गया। अगर चाइना गेम से हट गया तो गेम में आएगा कौन?
गेम में केवल आएगा भारत। तभी मैं काफी जगह ये कह रहा था, मैंने कहा इस चीज को आप इन 5 चीजों, ये 6-7 चीजें जो मैंने बनाई, इसमें मत देखिए। 360 डिग्री टाइप हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। तो जब चाइना को हटाया जाएगा तो चाइना की जगह लेगा भारत। भारत के लिए वही मूवमेंट है जब बराक हुसैन ओबामा ने और जो बाइडेन को चाइना को घुसाया था अमेरिका की इकोनॉमी में। अमेरिका की इकोनॉमी में घुसने का मतलब है पूरे दुनिया की इकोनॉमी में आपके हाथ पैर फैलेंगे, सप्लाई चेन आएंगी। तो मेरे को उम्मीद है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि 4 दिन पहले चाइना को ऐसी शाई और मात देना, चाइना के पास रिएक्शन का टाइम नहीं है। चाइना बौखलाया पागल हो गया, इसलिए आज ये जो 26/11 वाला इसको, इस पे भी इन्होंने टेक्निकल होल्ड लगाया। इतना बौखलाया हुआ चाइना, इनका फॉरेन मिनिस्टर गांग इधर उधर घूम रहा बताते हुए भाई हम अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, हम अंडर डेवलप्ड है। तो मुझे तो वो पाकिस्तान की याद आई, हम भिखारी है, हम भिखारी, हम भिखारी है। मैं कहा यही सीख लिया कि पाकिस्तानियों से जी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि वैसे अब भारत को ये इन लोगों को डिक्लेयर कराने की जरूरत क्या है? इनको तो पता नहीं क्या, ये स्वयं ही गोली खा लेते हैं किसी से भी और मर जाते हैं। ये अजीब सी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। कोई 4 खालिस्तानी मर चुके हैं, कोई 4 जो है वो कश्मीरी आतंकवादी मर चुके हैं। तो जब ये खुद ही अपने आप गोली खा लेते हैं तो भारत को इतना ज्यादा क्यों चिंता करनी चाहिए? हाँ, नहीं अब तो सर वही है ना अपील ना वकील ना दलील, सीधा सेटलमेंट। अब देखिए एनकाउंटर जो है देश में भी हो सकते हैं, विदेश में भी हो सकते हैं। करने वाले, करवाने वाले डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए काल के चक्र के सामने किसकी बस चली है? जिसका टाइम आ गया वो तो जाएगा ना। ये तो सब महाकाल की लीला है, किसको कब बुला ले, जीवन मरण तो उनके बताइए। हाथ में। और महाकाल की लीला जो है वो पाकिस्तान में और कनाडा में और सब जगह यूके हो में। रही है। अब हो रही है तो हाँ, हो रही है। अब सर आप तो जानते हैं सर, आप तो जैसे वो मुझसे कहा अच्छा था ना उसने, सैम पिट्रोडा ने, जो हुआ सो हुआ। हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। अब देखिए हर कण में शिव है। अब शिव कहाँ अपना प्रकोप दिखा दे, कहाँ उनकी किस पे तीसरी आंख खुल जाए, हमें क्या पता। बट ये जो दुष्ट है, आप महिषासुर का नाम ले, भस्मासुर का नाम ले, शुंभ नशुंभ ले, महाकाल और आदिशक्ति ने कहीं रूप लेके इनका विध्वंस तो करते आ रहे हैं। वही अब भी हो रहा है। माध्यम और कारक बदल सकते पर एंड गेम तो वही है। अब ये जो इंडिया अपने जो भी कर रहा, जैसे भी कर रहा, जो उनके साथ हो रहा, अब कुछ लोग तो कह रहे आईएसआई भी करवा रहा, आईएसआई भी करवा रहा, कह रहा है यार इनको फोकट का राशन क्यों खिलाऊं, मतलब इतने पुराने हो गए, आउटडेटेड गाड़ियां हो गई, ये तो इनके इंजन भी नहीं चल रहे, गियर बॉक्स भी नहीं चल रहा, इनका ले इनको तो खाली कर दो, फारे कर दो इनको। तो ये भी तो हो सकता है। अब ये जो सेटलमेंट वेटलमेंट हो रही, इससे भी लोगों को तकलीफ हो रहा। अब ये जो पन्नू था ना सर, ये पन्नू और पम्मा, ये तो 48 घंटे से अंडरग्राउंड है, दिखाई नहीं दे रहा। ये जो क्या करूंगा बुद्धि, मैं ये करूंगा। और सुनिए आगे, अब यहां तो ये खालिस्तानी तो भागते फिर रहे, दिखाई नहीं दे रहे, पम्मा पन्नू भी अंडरग्राउंड हो गए। वो कह रहा था मैं मोदी को जाके रोकूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। और ये आईएमसी वाले कह रहे थे, हम कहते यूएस गवर्नमेंट को रोक लो। इनको आईएमसी वालों सुन लो, तुम थोड़े अनपढ़ हो, जाहिल हो, हम तुम्हें ज्ञान की बात बता। जो स्टेट डिनर मोदी जी के लिए होस्ट हो रहा है, 7,000 लोग बुलाए गए हैं। इतना बड़ा इवेंट आज तक यूएस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 7,000 लोग, कहां हो तुम, क्या है तुम्हारी औकात। और उतना ही नहीं, हमारे भाइयों की बात सुनिए, जो हमारे सनातनी भाई कर रहे हैं, जो हमारे सिख भाई कर रहे हैं। सर व्हाइट हाउस के सामने जो लॉन है, पूरी जगह ले ली हमने। वहां पे मोदी थाली, शाकाहारी खाना, बैठना, टीवी, कल्चर, मर्चेंडाइज सब है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मर्चेंडाइज वगैरह तो सेल, बाकी हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी आके बैठ सकता है, बैठना, रहना, खाना सब फ्री है। भारतीय हमारे सनातनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज उन्होंने पोटोबैग के ऊपर एक जहाज चलाया और शायद 40 या 60 फुट लंबा बैनर, मोदी जी का वो जहाज उड़ाता गया, कोई वेलकम प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये भी कर रहे हैं। कहाँ ये पाकिस्तानी डायस्पोरा जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं, जो लड़कियों को ड्रग करते हैं, जो ग्रीस जाते जाते नाव, ग्रीस से इटली जाते थे नाव में डूब जाते, मछलियों का खाना बन जाते हैं। और कहाँ हमारा डायस्पोरा इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसा अरेंजमेंट किया, वर्ल्ड लीडर किसी को नहीं मिला। 7,000 लोग का डिनर आज तक नहीं हुआ किसी का। और शब बुलाए जा रहे हैं, ये जो ग्रैमी वाले वो मिल रही है, सीओ मिल रहे हैं, डील मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। और ये पाकिस्तानियों के लिए एक स्टेट सेंटेंस बोलो, पाकिस्तानी भाई जो तुम देख रहे हो, मुझे पता जयपुर डायलॉग देखते हो, संजय सर को जरूर देखते हो,
आपको बता दें लास्ट ईयर हमारे स्टार्टअप्स में $36 बिलियन का एफडीआई आया था और नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन हमें $72 बिलियन या $73 बिलियन आया था। तो दोनों की गणित जोड़ू तो $100 बिलियन आया था। अरे ये तो इतना तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे तो बाप दादा का खर्चा निकल जाए, तुम तो कहीं के कहीं पहुंच जाओ, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा कल क्या फाइनेंस मिनिस्टर डार कह रहा था आईटी, मैं कहा अरे तुम्हारे कौन सा आईटी, कहता 25 बिलियन, आने वाले टाइम में 45 बिलियन। फिर मुझे याद आया संजय सर, मेरा अरे राम राम राम, आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर। इन्होंने इंटरनेशनल टेरर की वैल्यूएशन निकाल दिया। अच्छा, हैंड ग्रेनेड लगाने का इतना, गोली चलाने का इतना, आईडी का इतना, आरपीजी का इतना, सुसाइड बॉम्बर का इतना, कार ब्लास्ट का इतना, हाईजैकिंग का इतना। तो शायद उसकी एक रेट लिस्ट निकाली है, उसके अनुसार इन्होंने वैल्यूएशन निकाली है। संजय सर, आपने कभी सुना पाकिस्तान में आईटी? मैं तो चक्कर खा के गिर गया, तो पाकिस्तान में आईटी। अरे वो लाल टोपी है ना, लाल टोपी, तो लाल टोपी ने तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो है वो रेवेन्यू मॉडल भी बता दिया उसने। उसने कहा है कि भाई जो हमारे जो वो एक एक जो हैं उनको एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब को 5-5 बिलियन डॉलर में बेच दो। 57 कंट्री है वो इसी की, और पाकिस्तान को छोड़ के 56, तो 56 × 5 कितना अच्छा हिसाब है, उतने बिलियन डॉलर आ जाएंगे, ऐसा बता रहा है वो। नया सिस्टम है। लाल टोपी के विषय में 2-3 चीजें बता दूं। पहले ही जो 57 मुल्कों की बात करें, 5-7 को अलग निकालिए, बाकी 50 की तो दरी खरीदने की औकात नहीं है, 5-7 को निकालिए। पैसे किसके पास है? $5 बिलियन किसके पास है? लाल टोपी भैया, पहले ये तो पता कर लेता 5 बिलियन रखने की औकात को रखता है। तू एक लिस्ट बना लेता, एक्सेल में देख लेता। 50 तो ऐसे जो कभी चीन से उधार लेके जिंदा, कभी यहाँ से उधार लेके जिंदा, कहीं वहां से उधार लेके जिंदा। पहले तो तुम्हारा मॉडल वहां फेल हो गया। दूसरी बात, लाल टोपी भैया, ये तो पता कर लेते तुम्हारे बम तुम्हारे पास है क्या। लोग तो कहते तुम्हारे बम तुम्हारे पास है ही नहीं, वो तो अमेरिका वाले निकाल ले गए, उस दिन पैराडाइज पॉइंट से ले गए, कहीं ले गए। तुम मुझसे लाल टोपी भैया एक चीज का स्टेटमेंट दिलवा दो। जयपुर डायलॉग के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूं, अगर तुम्हारी औकात है, अगर तुम अपने बाके बेटे हो, शहबाज शरीफ को बोल तो ये बता दे कि 230 या 250 न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान के पास हैं, उनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, उनके एक्सेस कोड्स पाकिस्तान के पास है। लाल टोपी जी फिर सुनिए, अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कहिए कि एक 3 चीजों का स्टेटमेंट दे दे। 250 न्यूक्लियर बम हमारे कब्जे में है फिजिकल, इनका पूरा कंट्रोल हमारे पास है, इनका एक्सेस कोड्स हमारे पास है। छोटी सी इल्तिजा है, अगर आप ये दिला दो मैं मान जाऊंगा, आपका शहबाज शरीफ देगा नहीं। और कल तो जरदारी ने गोली मार दी सर। कल तो जरदारी कह रहा था आने वाले इलेक्शन में हम पीटीआई के साथ टाई अप कर सकते हैं, और शरीफ बेचारा इतना हिल के कहता नवाज भैया तुम लंदन से यहाँ आ जाओ। कह रहा क्यों? कह रहा ये जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी। पहले कहते थे नियाजी को हटाने के लिए हम शरीफों के साथ दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान को लिबरेट करेंगे। अब देखो इमरान खान तो खैर हमारा ही एजेंट है, रियासत मदीना की बात करता है। अब जरदारी कह रहा है कि अब इमरान खान के साथ टाइप करेगा। अब ये पॉलिटिक्स देखिए। अब ये लाल टोपी भी ऐसा ही बेचारा सोच रहा होगा टीआरपी के लिए 1-2 स्टेटमेंट दे दूं। अगर लाल टोपी तेरी औकात है तो ये स्टेटमेंट दिलवा दे अपने प्रधानमंत्री से। ये 3 चीजें कह रहा हूं, बता दे तेरे पास है। तुम्हारा प्रधानमंत्री ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता भैया, पहले तुम्हें बोल दूं। तुम तो ऐसे हालत हो, इंटरनेशनल भिखारी हो, कमीज नहीं तो कॉलर भी चलेगा। जानी वाकर साहब का गाना था, हम इंटरनेशनल भिखारी दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। नहीं, वो आंखें फिल्म का गाना था, आंखें फिल्म का गाना था, और वो महमूद गाता है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। इंटरनेशनल भिखारी आए, बेरूत की शूटिंग है वो। कमीज नहीं तो कॉलर ही चलेगा, कमीज नहीं तो कॉलर ही चलेगा। तुम्हारी औकात तो वो, जो तुम कह रहे हो ना 57 मुल्क, तुम भैया 25 की लिस्ट दिखा दो, 30 की दिखा दो, 35 की दिखा दो, जिसके पास $5 बिलियन रोकड़ा देने की क्षमता हो। तुम नाम की ही 57 हो, नाम की 57 हो। और तुम्हें एक बात बता दूं, हमने अफ्रीकन यूनियन में $74 बिलियन लगाया, अफ्रीकन यूनियन में G20 में लाएंगे, और 2030 तक 150-154 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे। अब सबसे बड़े इन्वेस्टर बन रहे हैं अफ्रीका में। तुम भी हमारी शरण में आ जाओ, दाल रोटी चलती रहेगी। वरना ये 57 गिनते रहोगे, अब तक 56 वाला काम ना हो जाए। मतलब समझ गए ना, क्या नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, अब तक 56, तो मतलब वैसा वाला काम ना हो जाए। 57-52 गणित है, औकात कुछ नहीं है भैया तुम्हारी, ये तुम समझ लो।
एक बात बताओ, तुम लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी बना ली? तुम लोग के पास पेटेंट कितने हैं? तुमने क्या डेवलप किया दुनिया में? तुम्हारी दुनिया को क्या जरूरत है? माइनस तेल, और वो भी जब तक तेल चाहिए, जब तक ईवी आ जाएगी 5-10 साल बाद, तो तेल भी नहीं चाहिए होगा। तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आप जो ये 57 की बातें कर रहे हैं, इन 57 का कंट्रीब्यूशन बताइए दुनिया को कितना है? इन 57 का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बताइए कितना है? इन 57 का पेटेंट्स में कंट्रीब्यूशन बताइए, इन 57 का इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन बताइए, इन 57 का न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन बताइए, इन 57 का न्यू प्लेटफॉर्म में कंट्रीब्यूशन बताइए, इन 57 का फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मेडिकल, एविएशन, एरोनॉटिक्स, कहीं तो कंट्रीब्यूशन होगा। मेरी जबान थक गई भैया बोलते बोलते। लाल टोपी, अगर तेरे पे ये वीडियो पहुंच जाए, एक आध सवाल का भी जवाब देगा तो मैं मानूंगा कि तू अपने ही बाप का बच्चा है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो ये उनको समझना पड़ेगा ना सर, यार पता नहीं लगता कौन किसका पता लगे कब कहां कौन सा कांड हो गया हो। तो ये बददिमागी और बदसलूकी की इंतहा है ये लोग, और ये अपने आप को सर हमसे कंपेयर करते हैं। अरे एक बात बताइए सर, आज अगर एक क्यूबा स्टेटमेंट दे दे, एक मोजाम्बिक दे दे, फॉर एग्जांपल, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू क्यूबा एंड मोजाम्बिक, अमेरिका उस पर रेस्पॉन्ड करेगा क्या? नहीं करेगा। तुम्हारी औकात वैसी है हमारे सामने यार। जब इंडिपेंडेंस था हम साथ साथ थे, तुमने कुछ कहा हमने कुछ कहा, अब हम कहा, तुम कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। तुम तो गंगू तेली भी नहीं, तो गंगू तेली का भी अपमान है, तुम तो भिखारी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम हम पे कमेंट करोगे? तुम्हारे यूट्यूब चैनल हमारे बारे में बोलेंगे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम्हारी औकात कितनी है यार? तुम तो हमारा 1.5% नहीं हो। लास्ट में संजय सर और मैं बात कर रहे थे, जितना तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है 1.33% ऑफ आवर बजट है। तुम्हारी 1.5% की औकात नहीं बची, 1.5% की औकात नहीं बची। तुम भारत पे बात करोगे, तुम मोदी पे बात करोगे, तो बोलोगे भारत को सेकुलर रहना चाहिए, भारत में मुसलमान के साथ ये हो रहा, भारत के हिंदू को ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूं पहले अपनी औकात बढ़ाओ। तुम मोजाम्बिक हो और हम अमेरिका जैसा कंपैरिजन है, और बहुत टाइम में हम तुम जैसे लोगों की बात का कोई जवाब नहीं देंगे। आइए आइए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। हमारी जो 6% वाली मैडम है, उन्होंने जी बड़ा खिसियाया हुआ एक ट्वीट किया है, और 6% वाली मैडम है, वो ये बता रही हैं कि साहब कि देखिए 75 लोगों ने, 75 कांग्रेस पर्सन ने यूएस के, जिसमें शायद 15 सेनेटर्स हैं और 60 एक दूसरे हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सारे के सारे डेमोक्रेट हैं, एक भी रिपब्लिकन नहीं है उसमें। उन्होंने एक पत्र लिखा है, तो ये इनका, मुझे लगता है कि इनका स्वयं का अचीवमेंट होगा। इल्हान उमर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच नहीं सुनेंगी, ये भी बड़ा अचीवमेंट लगता है इनको। और उसमें कौन सी बातें वही पुरानी घिसी फिटी, अरे साहब यहाँ तो इंटॉलरेंस है, अरे साहब यहाँ तो रिलीजियस माइनॉरिटी पर बड़े अत्याचार हैं, अरे साहब यहाँ पर तो जो है वो डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो रही है। वही घिसी पिटी बकवास जो वो वहाँ के जो रेटिंग करने वाली फ्रीडम हाउस जैसी और आपके वीडेम जैसी जो एजेंसीज हैं वो चलाती हैं, जो ये बताती हैं कि अफगानिस्तान में भारत से अधिक प्रेस फ्रीडम है। अब इन लोगों के बयान उद्धृत कर करके ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ही अमेरिका को जीत के आ पाए हैं और कोई नहीं जीत सकता। सर पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं सबसे पहले शुरू करूंगा प्रेस फ्रीडम से। हमारे यहाँ करीब 1000 सैटेलाइट चैनल्स हैं, अमेरिका में है 70। अमेरिका में रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है 4 लाख 5 हजार, हमारे यहाँ 4 लाख। और अफगानिस्तान में तो ना सैटेलाइट चैनल है ना प्रेस है। तो ये अफगानिस्तान हमसे प्रेस फ्रीडम में ऊपर कैसे आ गया? या तो जीरो इज बिगर देन एनीथिंग। तो या अगर वो लॉजिक है तब तो वो दुनिया में नंबर है अफगानिस्तान। पहली बात तो ये बोले, हमारे पास 18 महीने का अनाज हमारे गोदामों में है। अगर हम एक दाना नहीं उगाएंगे 18 महीने तक, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम भूखे हैं। हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम भूखे हैं। हम दुनिया की ग्रेनरी है, 33% ऑफ द वर्ल्ड की फूड चेन को कंट्रीब्यूट करते हैं सारे। दो चीज बोलना मैं भूल गया। एक तो हंगर इंडेक्स और दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स। अच्छा इसमें भी भारत जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनसे सबसे नीचे है। आपको पता है कि नहीं? हाँ, ये तो हंगर की बात हो गई, ये प्रेस की बात होगी, हैप्पीनेस की बात होगी। अगर आप हमारा स्पेंडिंग पावर देखें, अगर आप परचेज पावर पैरिटी से नंबर 3 इकोनॉमी आती है।
अब जिसके हैप्पीनेस नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो डिप्रेशन में बैठा है भैया, वो कैसे नंबर 3 है पीपीपी में। और दूसरी बात बताओ, आप एंटी डिप्रेसेंट्स का वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा सर, जो नंबर 1 कंट्री है जहां एंटी डिप्रेसेंट यूज होते हैं पर 1000, दैट इज पोर्चुगल। डिवोर्स में भी 93% वो नंबर 1 वहां पे है। इंडिया में है पर 1001। और इन महाज्ञानियों को मैं बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट की खपत किस कंट्री में होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बनाता कौन है? बनाते हम हैं। एक्सपोर्ट कौन करते हैं? एक्सपोर्ट हम करते हैं। बेचते कौन है? हम देते। तुम हमें डॉलर देते हो, हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं है, याद रखना। आज तुम्हें काम की बात बता रहा हूँ, ये जो इंडेक्स बनाते हैं। इस पे आते हैं। अब इल्हान उमर के बारे में थोड़ी बात कर लूं सर। ये इल्हान उमर आई थी सोमालिया से रिफ्यूजी लेके। मैं रिफ्यूजी हूं, मुझे मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो भी कर दिया हमें उससे मतलब नहीं है। बहन जी ने 3 तो पति बदल दिए सर, ये चौथे नंबर का चल रहा है। और बहन जी की खासियत, जो जिसके पास खाने को खाना नहीं था, 150-200 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो पहले तो इसकी जांच कराए, जिसको $3 लाख तनख्वाह मिलती है सेनेटर, उसमें 40-45 इसने अपने सगे भाई से शादी करके आई है ये। करेक्ट, इस पे आने वाला था। उसको लाने के लिए सगे भाई से शादी कर ली। तो बहन जी, ये आपने कौन सा मॉडल चला लिया जिसमें एक भिखारी आता है और 3-4 शादियों में 150-200 मिलियन का मॉडल का मालिक बनता है? ये हर अमेरिकन को बता दो, वो भी अमीर हो जाएगा। हर होमलेस को बता दो, वो भी अमीर हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ इसका पेटेंट ओपन सोर्स, इसका जो पेटेंट है ओपन सोर्स कर दो, दुनिया का भला हो जाएगा। ये इनकी इल्हान उमर। और वो जो राणा अयूब जी है, वो तो वही बैठी है, पता नहीं उनसे क्या अमेरिका से प्यार हो गया। इनको एक चीज बोलूंगा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जो 6% वाली बहन जी हमारी, अरे आपकी तो 90% सीटों पे जमानत जब्त होती है बहन जी। पहले आप जमानत बचाने का काम करिए, फिर करें। और आपने 75 का नंबर लिया, 75 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। यहाँ जो 7,000 लोग को बुला रहा उनको भूल गए। यहाँ जो 45 लाख लोग उमड़ पड़ रहे कनाडा से, मेक्सिको से, आसपास की कंट्रियों से सर लोग अमेरिका आ रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में जगह नहीं मिल रही, होटल बुक है, हेरिंडॉन के आगे आगे जा रहे, वो ये क्या है, बाल्टीमोर तक से लोग आ रहे हैं ड्राइव कर करके। ये तो वहां परिस्थिति है। तुम कह रहे हो कि जर्मन टाउन तक लोग पहुंच गए। तुम कह रहे हो कि वर्जीनिया पूरा भर गया। तुम कह रहे हो कि 75 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, तो हम डर जाए क्या, घबरा जाए क्या? ओए, डर गए, मोदी जी डर जाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो यहाँ चिट्ठी भी लिखी थी ना, मोदी जी को वीजा मत देना। सबसे बड़ा स्टेट डिनर, कमला हैरिस और एंथनी ब्लिंकन अलग डिनर दे रहे हैं, सीओ अलग मिल रहे, स्टार्टअप हो रहा है, चेनें हो रही। चाइना का गेम बजा दिया डेवलप कंट्री में भी। और इलॉन मस्क ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, जी जिनपिंग के दिल पे चाकू चल गए, छुरिया चल गई। और जब जी जिनपिंग को दर्द होगा तो कुछ लोगों को यहाँ भी दर्द होगा। वो लोग जो उनके साथ एफडीए कर रहे थे, यहाँ अमेरिका के साथ एफडीए की बात हो रही, वो जो एमओयू किया इन्होंने, वो तो आज तक बताया नहीं उस एमओयू में क्या है, ऐसा क्या राज है उस एमओयू में, ऐसा क्या छुपा है इस एमओयू में। तो इनको मैं नंबरों से गिना रहा था। हम नंबर 1 एफडीआई डेस्टिनेशन, मैंने आपको स्टार्टअप का आंकड़ा दिया, एफडीआई का आंकड़ा दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस विजिट के बाद मोदीज लेगेसी विल बी सीमेंटेड ऑन स्टोन। क्योंकि मुझे जो चाइना को हटाने की जो बात की गई और वहां भारत को फिट करने की बात की गई, बहुत बड़ा टेक्टोनिक मूवमेंट है। और आप देखेंगे कितने बड़े सरप्राइज आएंगे। सिविल न्यूक्लियर डील की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करें, हमें न्यूक्लियर वो क्या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में डालने की बात करें, बहुत से सरप्राइजेस आ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, सप्लाई चेन, इससे बड़ा विजिट। और एक बात बताइए, अमेरिकन आपको क्या जॉनी लग रहे हैं कि 7,000 लोगों की बारात लेके मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं? सर वहां हर चीज पैसा है। जब अमेरिका को इंटरेस्ट दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, और एक और जियोपॉलिटिकल चेंज हुआ। देखिए, ये संजय सर कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा रशिया और चाइना पास आ गए। अरे जब वो रशिया और बेचारे जो है वो अमेरिकन जो हैं वो डी डॉलराइजेशन के खिलाफ हेजिंग भी तो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ अमेरिका या रशिया और चाइना जैसे पास आ गए संजय सर, इंडिया, यूएस के लिए इंडिया को पकड़ना तो स्वाभाविक है ना, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तभी तो वो है। नेटो प्लस का ऑफर दे रहे हैं और भारत मान नहीं रहा है। हमें नहीं चाहिए। और आज ये 7,000 लोग का डिनर, ये स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट की ये विजिट,
ये ताम जाम, और कह रहे हमारे 7,000 लोग इसलिए बुलाए, इससे ज्यादा जगह नहीं हमारे पास। और उस दिन कह रहे आप जो मोदी जी इंडियन डायस्पोरा को वो रोनाल्ड रेगन शायद कोई सेंटर है वहां एड्रेस कर रहे हैं, वहां वो तो भर जाएगा, अमेरिका के बड़े से बड़ा स्टेट में वो स्टेडियम बना देते हैं। अब ये जो चीजें दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट बताऊं, आर्म्स लॉबी खुश है। आर्म्स लॉबी खुश है यार, हमारा काम चलेगा, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। अब देखिए तेल वाली ऑयल लॉबी को तो हम खुश कर नहीं सकते, हम रशिया से तेल ले रहे हैं और हम हमारा करंट अकाउंट पहली बार सरप्लस में, बिकॉज हम रशिया से तेल ले रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। फार्मा वाले हमसे पंगा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मैं बता दूं हम 203 कंट्रियों को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, 203 कंट्रियों को, और सबसे ज्यादा दवाई हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। 32% अमेरिकन मार्केट का मार्केट शेयर हमारे पास है। और दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, ये सुनिए, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जो नंबर 1 किलर डिजीज है अमेरिका की, उसकी सारी दवाई भारत से जाती है। अब इंश्योरेंस ले, हमारे भारतीय भाई बहन भी है वहां पे, वो जानते होंगे, सारी दवाई भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां देती है। तो भारत जो नंबर 1 किलर डिजीज है अमेरिका की, उसकी दवाई हमसे जाती है सर। अफ्रीका में एड्स हमने रोका है, अफ्रीका में वैक्सीन हमने रोका है, पूरे दुनिया में वैक्सीन हमने दी है। तो आज बिग फार्मा भी हमसे टक्कर लेने की औकात में है नहीं। ऑयल का हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आने वाले टाइम में अमेरिका हमें सस्ते में तेल दे दे, रुपये में पेमेंट ले ले, हम देने को तैयार है। डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी, जो लास्ट टाइम हमने आपके शो पे भी बात की थी संजय सर। तो इसीलिए वो हमसे दोस्ती करना उनकी मजबूरी है। और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा 70 साल तक। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 800 मिलियन यूथ है हमारे पास। हाइड्रोकार्बन में हम नंबर 4 है। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले, स्पेस ले, टेक्नोलॉजी ले, एआई में ले, 2, 3, 4 पे इंडिया हर जगह आता है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास। उड़ीसा में गोल्ड माइंस मिली। अभी हमारा बॉम्बे हाई में इतना तेल मिला है, अच्छी समाचार सुना दो अपने 57 वालों को, इतना तेल मिला है कि हो सकता है 70 साल तक हमें तेल इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, हम एक्सपोर्ट करेंगे। बस उसका आकलन होना उसमें तेल कितना है। हमें और गैस मिला है। सकलेन फील्ड जो हमने रशिया में लिया था वाजपेयी जी के टाइम से, वहां हमारे से गैस आनी शुरू हो जाएगी। हम इजिप्ट से गैस ले रहे हैं। तो 57 वालों सुन लो, तेल और गैस बहुत जल्दी हमें आवश्यकता नहीं आएगी। तब तक हाइड्रोजन भी आएगा, ईवी भी आ गया, महाकाल की कृपा से हमें लिथियम भी मिल गया। राजस्थान में जहाँ बाबा खाटू श्याम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, सीकर, शायद सीकर में हमें 18,000 टन यूरेनियम भी मिल गया। राइट, यूरेनियम भी हमें मिल गया। और हमें आंध्रा में 12 से 15 रेयर अर्थ मेटल्स भी मिल गए। तो हमें क्या चाहिए? यूएई से हम गोल्ड लेंगे रुपये देके, रशिया से तेल ले रहे हैं रुपये देके। तो भारत पे तो महालक्ष्मी की कृपा है, महाकाल की कृपा। हम तो दिन ब दिन, दिन रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। उस मोदी जी को जहां तुम वीजा देने के लिए आई हुई कर रहे थे, मुसलमान ये वो नाटक फाटक, आज सबसे बड़ा आपने स्टेट लंच या डिनर उनके लिए होस्ट किया आपने। 7,000 लोगों को बुलाया, जो अमेरिका में हिस्ट्री है। आखिर क्यों? इलॉन मस्क का हार्ट बदल गया क्या? अब वो कह रहा है मैं फैन ऑफ मोदी। कहते ना सर, हमारे यहाँ मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। ये हमारा टाइम है, भारत का टाइम है, और तुम्हें आना था। तुम हमारे बाप पे एहसान नहीं कर रहे, हम तुम्हारे बाप पे एहसान कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, यू नीड अस मोर देन व्हाट यू नीड अस, एंड रिमेंबर दैट, एंड गार्ड बांध लो। ये 70-72 की बातें कर रहे हैं ना, बोलो आप, ये 70-56 का टाइम निकल गया। 70 और 57-56 जितने हैं, इनका टाइम निकल गया सर। दे हैव टू वेक अप, स्मेल कॉफी, सी रियलिटी। और अगर ये पन्ना पन्नू जहां भी कहीं छुपा है, इसको बोलिए छुपा रहे, नहीं तो कोई दुर्घटना कभी भी घट सकती है। महाकाल की दृष्टि के परे कोई नहीं है। जब तक उनकी इच्छा है तब तक हो, जब नहीं हो समाचार आ ही जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सब महाकाल की दृष्टि, सब महाकाल की कृपा है। और इसी के साथ आज का वार्तालाप अब हम यहीं पर विराम देंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विजिट चल रहा है, 4 दिन का ही है, तो उसमें बहुत सारी बातें हमको और भी करने को रहेंगी। तो तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित तीर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। संजय सर, आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद। और जाते जाते हर 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 महादेव।